together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अदबनामा। दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़। रेडियो मानू के इस अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अदीबों, शायरों और उनके शाहकार से आपको रूबरू कराते हैं। चुनांचे आज के इस एपिसोड में हम लोग उर्दू के एक मायनाज़ हस्ती और बेहतरीन फ़िक्शन निगार से आपको रूबरू कराएंगे। मेरी मुराद प्रोफेसर ग़यासुर रहमान साहब से है, जो हमें ऑनलाइन जोड़ रहे हैं। ग़यासुर रहमान साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी शुक्रिया, हाजिर हूँ। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग मालूम है, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि जिस गेस्ट से, जिस मेहमान से हम लोग बातचीत करते हैं, उनकी मुख्तसरन बायोग्राफ़ी, उनका मुख्तसरन तारुफ आपके सामने पेश करना मुनासिब समझते हैं। तो उनका मुख्तसरन बायोग्राफ़ी आपके सामने पेश है। प्रोफेसर ग़यासुर रहमान साहब उर्दू फ़िक्शन और हिंदुस्तानी फ़िल्म और मीडिया का एक अहम और जाना पहचाना नाम है। आपकी शख्सियत इल्मी और अदबी मैदान में कई हवालों से मोतबर मानी जाती है। रेडियो की दुनिया में एक मुनफरिद और कोहनामक्श ब्रॉडकास्टर, फिल्मों और टेलीविज़न की दुनिया में एक जाने पहचाने स्क्रिप्ट निगार की हैसियत से जाने जाते हैं, जबकि मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बतौर मुशफ़िक़ उस्ताद आपकी एक अलग शनाख्त है। लेकिन इन सभी खुसूसियात के दरमियान सबसे ज़्यादा शोहरत इन्हें बतौर मुनफरिद फ़िक्शन निगार मिली। उर्दू अदब में उनके मज़ामीन, अफ़साने और नावल गुज़श्ता कई दहाइयों से ज़ौक़ व शौक़ से पढ़े जा रहे हैं। प्रोफेसर ग़यासुर रहमान की शख्सियत और मिजाज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इल्मी व अदबी फ़िज़ाओं का बड़ा दखल है। उर्दू अफ़साने को जो चंद मोतबर नाम अलीगढ़ ने दुनिया को दिए हैं, इनमें बिलाशुबा उनका एक अहम मकाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद 1982 में आपने यूपीएससी से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके बहैसियत प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत इख्तियार की और 2004 से 2020 तक मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में दर्स व तदरीस से मुंसलिक रहे। तो आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, आपकी आप डिफरेंट पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन आज हम लोग आपसे बहैसियत अफसाना निगार आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो
पर आप एक ब्रॉडकास्टर रहे और जाहिर सी बात है एक अलग पेशा है वो। लेकिन आप फिर फिक्शन निगारी की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, और साथ ही साथ आपके तमाम रफ़क़ा और आपके डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। बहरहाल आपका आपका शुक्रिया आपने जो सर कि सवाल आपने दम दिया। जी, जी, जी। तो मैं जो आपने बताया कि मेरी मुख़्तलिफ़ पहलू हैं मेरे किरदार के। ज़ाहिर है कि हर इंसान के कुछ न कुछ होते हैं, ऐक़रार नहीं होता कोई भी। तो वो तो पेशा था मेरा, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में जाना या फ़िल्मों के लिए लिखना या दूरदर्शन के सीरियल्स वग़ैरह लिखना, वो अलग बात है। जी। लिखना तो मेरा बचपन से एक मशग़ला रहा है, और मैं समझता हूँ कि शायद मैं पैदाइशी राइटर हूँ फ़िक्शन का। अच्छा। शायरी मैं सुनता हूँ, शायरी पसंद करता हूँ, आला शायरी मुझे पसंद है, बड़े-बड़े असातिज़ा के कलाम मुझे हज़ारों अशआर हिफ़्ज़ भी हैं, लेकिन जी। शायरी की तरफ रुझान मेरा यानी बहैसियत शायर के कभी नहीं हुआ। ये हुँ। अलग बात है कि मैं इल्म-ए-उरूज़ का तालिब इल्म रहा हूँ, तो थोड़ी-सी दिलचस्पी रही है, और अच्छा। कुछ बहुत सारे लोगों की इस्लाह मैंने की है, हुँ। ऑल इंडिया रेडियो में रहते हुए, कि जो नए शायर आते थे उनके तसीह करना या उनके नज़्म व-ग़ज़लों को मीटर में लेना या अच्छा। बहर में लेना, ख़ारिज बहर अशआर को। तो ये मेरा ज़हन ऐसा था कि मैं जो ख़ारिज बहर अशआर होते वो कबूल नहीं करता, तो मैं उन्हें इस्लाह देता था। और बहुत सारे इस वक़्त बहुत सारे मुशायरे के ऐसे शायर हैं, हुँ, हुँ। नामी-गिरामी, उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जो जिनको मैंने इस्लाह करके दी है, और हुँ। वो अब बहुत बड़े शोरा माने जाते हैं मुशायरों की दुनिया के। तो ख़ैर ये अलग बात है। जी, जी। फ़िक्शन मेरा ज़ौक़ रहा, मेरा शौक़ रहा, मेरा पैशन रहा। जी, अफ़साना मुझे एक बचपन ही से मेरा शौक़ हो गया था। अब आपने जी। फ़रमाया कि कैसे रुझान आया इधर, उसकी हुँ, वजह ये है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें ख़ानदानी बैकग्राउंड से आती हैं। हुँ, हुँ। मैं जिस माहौल में पैदा हुआ, पला-बड़ा, वहाँ पे एक अदबी माहौल था मेरे घर का। जी, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ मैं, जी। और एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ था। घर की ख़वातीन पढ़ी-लिखी थीं, और मर्द तो अपने-अपने कामों में मसरूफ़ हो जाया करते थे। औरतों के पास में कोई मशग़ला एज़ सच नहीं था। जी। किचन का काम ख़त्म करने के बाद में दोपहर में तमाम ख़वातीन घर की जमा हो जाती थी एक रूम में, और वहाँ पे फिर दास्तान गोई या दास्तान ख़्वानी का सिलसिला शुरू होता था। मैं छोटा-सा था, और मैं वो दास्तानें सुना करता था। कभी अमीर हमज़ा की दास्तान चल रही है, एक ख़ातून पढ़ती है, जब वो थक जाती तो फिर दूसरे देते। तो इस तरह घंटों ये प्रोग्राम चलता था। इसी तरह बहुत सारी दास्तानें, तिलिस्म हो शरबा मेरी घुट्टी में पली हुई यूँ समझ लीजिए। ओह तो हो, हो! वो शौक मुझे वहाँ से शुरू हुआ, और हुँ। चूँकि दास्तानों में मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था कि जो जी। उसका हीरो होता था, उसको मैं अपने आप को महसूस करता था। ओह हो! कि दास्तान अमीर हमज़ा में अमीर हमज़ा का जो किरदार है, मैं हुँ, समझता हुँ। था कि मैं ही वो हूँ। तो इस हुँ। तरह अच्छा, वहीं से फिर ये एक ऑब्ज़र्वेशन का सिलसिला शुरू हुआ कि जो भी मैं देखता था, उसको मैं बहुत गौर से देखता था, और जितना आम बच्चे देखते हैं, उनसे बेहतर देखता था मैं, किसी अच्छा। वाक़ये को या किसी जी। किरदार को। तो उससे मुझे एक ये मिला सिलसिला कि मैं उसको कलमबंद करूँ। हुँ, तो हुँ। सबसे पहले मैंने एक यूँ समझ लीजिए कि मैं चूँकि महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, तो मराठी में भी तालीम हुआ करती थी। घर का माहौल उर्दू का था, लेकिन स्कूल में मराठी भी पढ़नी पड़ती थी। तो हुँ, हुँ, मैंने हुँ। मराठी में ही छोटे-मोटे जुमले बनाकर एक छोटी-सी कहानी लिखी थी, जो ग़ालिबन मैं चौथी क्लास में था। ओह! तो उस वक़्त मैंने एक छोटी-सी बात कहानी लिखी थी, हुँ, और हुँ। वो कहानी एक क्या समझ लीजिए एक बच्चे की थी। वो बच्चा हुँ, जो दलित था, हुँ, उसके साथ में जो वाक़या पेश आया था, उसको हुँ। मैंने यूँ ही लिख दिया था। अब वही ओह! कहानी जो ज़हन में थी मेरे, वो बाद में हुँ, अब जाके एक नॉवेल में तब्दील हो गई।
मुश्किल हो गया तो जी। जिसको लोग बहुत पजीराई समझ दे रहे हैं मेरे उस नावल को, वो जी, ढोली जी। दगड़ू डोम में, वो जो पहली कहानी थी मेरी, वो उसको डेवलप करके मैंने एक नावल बना लिया। एक नॉवेल तो ये तो बनाया। शुरुआत रही मेरे फिक्शन की, जी, जी, और जी। फिर इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ा। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ फिर कि आपकी ज़ाहिर-सी बात है कि आपके घर का जो माहौल था और घर की जो ख़वातीन थी वो आपने जैसे बताया दिल से मैं होशरुबा, इस तरह के दास्तान अमीर हमज़ा, इस तरह की कहानी आपने सुनी तो वो तो आपके ज़हन पर ज़रूर पैवस्त हुई होंगी। लेकिन प आपके कोई ऐसे अफ़साना निगार जिनसे आप मुतासिर हुए हों या जिनके अफ़साने आपको लगे कि नहीं मैं उनकी तरह मुझे लिखना चाहिए? जी, जी, ऐसे तो कई बड़े अफ़साना निगार हैं, जी, जी। जिनसे मैं मुतासिर हुआ हूँ, जी। लेकिन कभी मैंने ये नहीं चाहा कि उनकी तरह लिखना चाहूँ। जी। उनकी आपने अपनी तरह थोड़ी लिखने का नहीं, बल्कि चूँकि मेरा साथ मेरी खुशकिस्मती रही कि बड़े अफ़साना निगारों से बड़ा ताल्लुक़ रहा। जी, उनके जैसे क़ाज़ी अब्दुल सत्तार मेरे उस्ताद रहे, ओह! उनके सामने ज़ान-ए अदब तय किया। जी। क़ुर्रतुल ऐन हैदर से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा, उनके साथ बहुत वक़्त गुज़ारा। ओह! तो ये मेरे यूँ रहे कि अस्मत चुग़ताई से बहुत ताल्लुक़ रहा, उनके साथ काफ़ी वक़्त गुज़रा। तो उनसे तो मैं मुतासिर हुआ, उनकी शख़्सियत से भी, उनके कलाम से भी, उनके स्टाइल से भी, ख़ास तौर से जो अफ़साना कहने का, अफ़साना लिखने का अंदाज़ होता है, उससे बहुत मुतासिर हुआ। लेकिन जी, कभी मैंने डिलिबरेटली ये कोशिश नहीं की कि मैं जी, उनकी तरह लिखूँ। एक जी, अफ़साना ज़रूर मैंने अस्मत चुग़ताई के अंदाज़ में लिखने की कोशिश की वो जानबूझ के, लेकिन जी। जिसको मेरे दोस्तों ने बहुत मुझे यूँ समझ लीजिए कि शर्मिंदा किया कि तुमने ये लिखा क्यों? तो ख़ैर, हुँ, अ, लेकिन मैंने अपना ही अंदाज़ इख्तियार किया, और मेरा अंदाज़ किसी से, मैं नहीं समझता हूँ कि उनसे, मंटो ज़ाहिर है कि मंटो बहुत बड़ा नाम है अफ़साने का। मंटो को जी, मैंने बहुत पढ़ा है, और अच्छा, उनके अफ़सानों का तज्ज़िया भी किया है। जब मैं उसमें था दूरदर्शन के लिए, मैंने उनकी कहानियों को एडॉप्ट किया, और उन पे टेलीफ़िल्म्स कई बनी मेरी, तकरीबन 8 कहानियों को मैंने एडॉप्ट करके 8 अलग-अलग जी, फ़िल्म्स बनाई हैं मंटो के उसपे। लेकिन कभी मैंने मंटो के अंदाज़ में लिखने की कोशिश नहीं की। उनका अच्छा, अंदाज़ पसंद आया, उनके अफ़साने पसंद आए, उनकी ज़बान पसंद आई, जी, लेकिन जी। मैंने अपना ही अंदाज़ रखा। ये है मेरी कुछ कह लीजिए कि खूबी कह लीजिए, या ख़ुसूसियत कह लीजिए। ये तो ख़ुसूसियत ही है कि चूँकि जी। ज़ाहिर-सी बात है कि आपने अपने अंदाज़ में लिखा और आपका अंदाज़ भी मुनफ़रिद ही है। अब लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर प्रोफ़ेसर ग़ियासुर रहमान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 एफएम, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू गजल के मशहूर शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश से। ख्वाजा हैदर अली आतिश का जन्म 1778 में फैजाबाद में हुआ, लेकिन उनकी अदबी पहचान लखनऊ की अदबी फिजा में परवान चढ़ी। वो उर्दू के उस दौर के नुमाया शुआरा में शुमार किए जाते हैं जब लखनऊ उर्दू अदब का मरकज था। आतिश ने गजल को सादगी, जज्बात की सच्चाई और जिंदगी के तजुर्बात से आशना किया। आतिश की शायरी की सबसे बड़ी खासियत उनका पुरखुलूस लहजा और इंसानी जज्बात की तर्जुमानी है। उनके कलाम में इश्क, खुदी, अखलाक और जिंदगी की हिकमत खूबसूरती के साथ नुमाया होती है।
उन्होंने अल्फाज की सजावट से ज्यादा एहसास की सच्चाई को अहमियत दी। आइए उनके चंद मशहूर अशार सुनते हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। और एक और मकबूल शीर, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। और ये खूबसूरत शीर भी सुनिए। दहन पर है उनकी गुमान कैसी कैसी, कलाम आते हैं दरमियान कैसी कैसी। आतिश की कलाम में इंसानी फितरत, मोहब्बत और जिंदगी की गहरी समझ नजर आती है। इसीलिए उनका नाम उर्दू गजल की अहम सुतून में शुमार किया जाता है और उनकी शायरी आज भी अदब की शायकीन को मुतासिर करती है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है, सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस अदबी और सकाफती प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रोफेसर गयासुर रहमान साहब, जिनसे हम लोग बहैसियत अफसाना निगार उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सर, हम लोग ब्रेक में जाने से पहले आपसे गुफ्तगू कर रहे थे कि आपने आपके अफसाने की शुरुआत कैसे हुई, फिर आप किन किन से मुतासिर हुए। आपसे एक चीज़ हम लोग और भी जानना चाहेंगे और सब लोग जानना चाहेंगे कि आपके जो लिखने का जो अंदाज़ है, जब आप लिखने बैठते हैं तो ये ख़्याल कैसे आता है और फिर इसको आप जो सफ़े किरतास पर उतारते हैं, लिखने जब बैठते हैं तो वो अंदाज़ कैसे होता है? कैसे लिखते हैं? वो कहानी कैसे आगे बढ़ती है, प्लॉट फिर कैसे बनते हैं? ये इस सिलसिले में हम लोग जानना चाहेंगे आपसे। जी, बेहतर है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं यहाँ पे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि कहानी और अफसाना दो जी। अलग अलग चीजें हैं, जिसको जी। आमतौर से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहानी और अफसाना एक ही चीज है। बल्कि जी, जी। कहानी बिल्कुल अलग चीज है और अफसाना उस कैरियर को कहते हैं जिस पे कहानी सवार होके सवार हो। तफसीर जी। की मराही तय करती है। जी, 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 तो जी। कहानी तो बहुत पुरानी चीज है, जब से दुनिया बनी है जी। या ये पूरा ब्रह्मांड या पूरी कायनात वजूद में आई, तभी कहानी शुरू हो गई थी। मेरी नज़र में, मेरी नाक़िस राय में ये कहानी हर उस लम्हे को कहते हैं जो आगे बढ़ रहा है। जी। तो कहानियां तो बिखरी हुई हैं और जी। जितने भी फ़नून लतीफ़ा हैं, उन सब का मरकज़ जो है वो कहानी ही होती है। ओह! कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट देख लीजिए, मसलन जी। फोटोग्राफी या आर्ट, पेंटिंग देख लीजिए। जब पेंटिंग कोई आर्टिस्ट करता है, मुसव्विर हुँ। करता है, तो उसमें कोई ना कोई कहानी बयान करता है। वो चाहे हुँ। मोनालिसा की तस्वीर जो मशहूर ज़मानत जी, है, मशहूर ज़माना। मोनालिसा का जो पेंटिंग है या पोर्ट्रेट हुँ। है, उसमें एक कहानी पोशीदा है। उस कहानी को पेश करने के लिए मुसव्विर ने रंगों का और कलम का सहारा लिया और जी। उसको पेश किया है। इसी जी। तरह शायर, बड़े से बड़ा शायर, बड़े या छोटे से छोटा शायर, जो भी जी। शेर कहता है उसमें एक कहानी होती है। बगैर जी। कहानी के कोई शेर मुकम्मल नहीं होता। मसलन छोटा सा शेर कि जी। तुम न आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर ठीक जी। से बसर ना हुई। अब ये छोटा जी। सा शेर है, देखिए इसमें पूरी कहानी पोशीदा है।
या मीर का जी शेर, अब जहां जी आफताब में हम हैं, यहाँ जी कबूतर वो गुल के साए थे। वाह वाह देखिए पूरी दास्तान इसमें आ गई 2 जी मिसरों जी में। तो जी इन कहानियों को पेश करने का अंदाज या उनका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। वो चाहे बिल्कुल मौसीकी हो, मौसीकी में भी कोई कहानी बयान की जाती है, या डांस फॉर्म है। अब जितना भी है, जैसे भारतनाट्यम देख लीजिए, जो हिंदुस्तान का सबसे पुराना डांस फॉर्म है, उसमें कहानी चलती है। अब वो अपनी जी अदाओं से, अपने एक्शन से डांसर जो है वो कन्वे करता है। तो जी ये तो जी कहानी हो गई। अब अफसाना ले लीजिए, तो अफसाना एक फॉर्मेट है, जी एक उस्लूब है, या एक सिन्फ अदब है जिसमें कहानी बयान की जाती है। जी अब जी अफसाना या जितनी भी नसरी असनाफ हैं उर्दू अदब की, जी उनमें सिर्फ जैसे शायरी में तो हैत के एतबार से आप डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट अलग जी अलग। गजल का अलग जी फॉर्मेट है, जी नज्म मसनवी का का अलग फॉर्मेट है, कसीदे का अलग है। तो उसको तो फॉर्मेट के हिसाब से देख लेते हैं, या हयात और उसके मौजू के हिसाब से। लेकिन जी नसरी जितने भी असनाफ हैं उर्दू अदब की, उसमें सिर्फ मौजू को ही ध्यान में रखा जाता है कि उसमें क्या पेश किया गया। जी मसलन ख्याल क्या जी हाँ, जैसे कोई मजमून है, तो मजमून भी एक जैसा होता है, और जैसा जी अफसाना लिखा जाता है वह मजमून लिखा जाता है। लेकिन जब पढ़ेंगे तो उसमें अंदाजा होगा कि ये मजमून है और ये जी अफसाना। तो अफसाने जी में कहानी बयान करने का फन जो आया है, वो बहुत जी बाद में आया है। पहले तो दास्तानें हुआ करती थी, जी सबसे पहले तो दास्तानें ये होती थी। तो यहाँ पे एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि इंसान का जो एक शौक है, वो कहानियां सुनने और सुनाने का जी शौक रहा है, बहुत पुराना। बिल्कुल जब बहुत पुराना इंसान गुफाओं में था, जब उसने जबान भी नहीं सीखी थी, तो एक्शंस के जरिए वो कहानियां बयान करता था। जी जी और मसलन बात ज्यादा लंबी ना हो जाए, जब गुफाओं में जैसे हमने जो कुछ पढ़ा है, जी एवोल्यूशन थ्योरी, उसमें ये था कि इंसान तो इस तरह नहीं था जो आज महज़्ज़ब इंसान नजर आता है। पहले तो जंगली था, और उन जी जंगलों में जिंदगी गुजारता था। जब जबान भी डेवलप नहीं हुई थी, आवाजों के जरिए ही वो एक्शन और उसके जरिए कन्वे करता था। तो जी जी जब कोई इंसान किसी शिकार के पीछे जाता था, और जब शाम में वापस घर क्या, वो अपनी गुफा में लौट के आते थे, तो फिर वो अपना अपना किस्सा बयान करते थे। उसका जी अंदाज अलग अलग होता था, कोई एक्शन से बयान करता था, कोई आवाजों से बयान करता था। तो जी इसी तरह वहां से फनून लतीफ़ा शुरू हुए। तो ये कहानी सुनने और सुनाने का जो शौक है, वो इंसान का बहुत पुराना शौक है। जी और और पहले तो फितरी भी है ये फितरी भी है, इसलिए कि जी दूसरों की या अपनी दास्तान जी सुनाना हर शख्स को पसंद है। जी जी अब उसी को हम गीबत भी कह सकते हैं। गीबत में बड़ा मजा जी आता है जी दूसरे की बातें जी कहने में, जी या अपनी अपनी बड़ाई बयान करने में। जैसे बाय मैं बाय अभी आपसे इस कर रहा हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं अपनी तारीफ जरूर इसमें ले रहा हूँ, जबकि ये मेरा मकसद नहीं, लेकिन हो ही जाती है। तो इसमें इंसान को कहानी सुनना और सुनाना बहुत पहले से, हजारों साल पुराना उसका ज़ौक़ और शौक रहा। तो जी पहले जी तो कहानी सिर्फ सुनाई जाती थी या सुनी जाती थी। उसके बाद जब ज़बान डेवलप हुई, तो फिर कहानियाँ लिखी जाने लगी और पढ़ी जाने लगी। और जी आज के दौर में कहानियाँ दिखाई जाने लगी और देखी जाने लगी। मसलन जी फ़िल्म कहानी ही होती है, उस कहानी को आप दिखाते हैं पर्दे पे, जी और आपके सामाईन या क़ारीन जो है, वो देखते हैं पर्दे पे। तो कहानी दिखाने और देखने का फ़न इस वक़्त ये आज का दौर है। तो जी इस तरह कहानियाँ आगे बढ़ती है और अफ़साने आगे बढ़ते हैं। जी जी अब कहानी के लिए सर क्या मौज़ूआत आते हैं? जी जी जो जी आपका मैं यही बेसिक पूछना सवाल चाह था। रहा था जी 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 जी, कि आपके नज़दीक जैसी कोई कहानी अगर आपके ख़्याल आपके ज़हन में आया, तो आप जी, के का जो लिखने का अंदाज़ है, जी। वो कैसा है? इसमें मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि कहानी अ, हर राइटर पे सवार होती है। जी, जी। जैसे कर्ब तख़लीक़ जिसे कहते हैं, एक लफ्ज़ है उर्दू में,
कर्ब तख्लीक, यानी पैदा जी करने का दर्द जी 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 जल्दी से जल्दी वो निकल जाए। जब वो बच्चा पैदा होता है तो माँ को बड़ी तकलीफ होती है, वो उस तकलीफ से छुटकारे के लिए वो डिलीवरी करना चाहती है किसी तरह। जी जी अगर नेचुरल नहीं होती है तो ऑपरेशन के जरिए। यही अफसाना निगार का होता है कि जब उसका ख्याल डेवलप हो गया, जी मेच्योर हो गया उसके जहन में, तो फिर वो जल्दी से जल्दी उसको डिलीवर करना चाहता है, उतारना चाहता है, निकालना चाहता है अपने कलम के जरिए। तो जी हर अफसाना निगार अगर वो अच्छा और सच्चा अफसाना निगार है तो उसमें ये कैफियत तारी होती है। और जब जी तक जी ये कैफियत तारी न हो तो फिर उस जी अफसाने में, उस तख्लीक में वो लुत्फ, वो मज़ा नहीं आता है। हम्म तो मैं अपने ऊपर पहले तारीख करता हूँ वो कैफियत। मैंने अगर कोई किरदार देखा, कहानियाँ लिखने के अलग अलग अंदाज होते हैं। जी कभी जी कोई ख्याल जहन में आ जाता है, अब वो एक जी नुक्ता होता है, उस नुक्ते को आप एलोबरेट करते हैं, एक जी पॉइंट को। तो कभी कभी तो वो ख्याल या मौजू जहन में आता है, कभी जी कभी आप किसी किरदार को देख के जी जी चाहता है जी कि उस पे कुछ लिखें। अब वो जी आप जी पे जैसे मैंने पहली कहानी का जो मेरा यानी मुहर्रिक रहा है, जिसने जी मुझे जी आगे लिखने के लिए, वो एक बच्चा था। एक नॉवेल लिखने अ, पर आपको मजबूर किया जी उसने मुझे लिखने पे मजबूर किया कि उसके साथ में जो पुजारी ने सलूक किया, उसको लात मार के फेंक दिया मंदिर जी से नीचे। तो वो मेरे दिल पे एक ठेस पहुंची और मैंने उसको अपने अंदाज में टूटे टूटे फूटे जुमलों में लिखा था। बाद में वो नॉवेल के शक्ल में आ गई। नॉवेल तो कभी किरदार आप पे आपको मुतासिर करता है और उस पे लिखना चाहते हैं। कभी कभी कोई वाकया ऐसा होता है जी जी कि जो आपको लिखने पे मजबूर कर देता है। अब हम्म, आजकल जैसे गजा के हालात हैं, फलस्तीन के हालात हैं, जी या यूक्रेन की जंग हो रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे वाकयात हो रहे हैं। मैं एक नावल अभी लिख रहा हूँ जो यूक्रेन और रूस की जंग से निकले दो किरदार मेरे जहन में सवार हैं। खुदा करे, दुआ कीजिए कि वो मेरा नावल कंप्लीट हो। तो जी उसमें मैं लिख रहा। तो कभी कभी वाकयात आपको घेर लेते हैं, कभी किरदार घेर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि न वाकया है न किरदार है। कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है, मसलन गुजरते हुए कहीं रास्ते से कोई सड़क के किनारे पेड़ देख लिया आपने। जी पेड़ सूखा हुआ पेड़ है, सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, उसका ठूंठ सा है, सारी शाखें भी टूट गई। अब उस पे क्या गुजरी होगी जब वो हरा भरा था और हरा अब इस भरा हालत में। तो फिर जी 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 चाहा कि उस पे लिखूं। तो इस तरह के ये मुहर्रिकात होते हैं इंसान के अलग अलग। और हम्म, चूंकि कहानियां, मैंने अर्ज किया कि हमारे आसपास बिखरी हुई हैं, उनको जी चुनने की जरूरत होती है। और जी कब कौन सा वाकया आपको पसंद आ जाए, कौन सा ऐसा किरदार आपको पसंद आ जाए जिस पे आप लिखने शुरू करते हैं, तो लिखनी ये है। शुरुआत जी, जी, जी। बहुत खूबसूरत आपने बहुत ही मानाखेज़ बातें की और मुझे लगता है कि जो नए लिखने वाले हैं वो तो ये इन चीज़ों को सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। तो उनके लिए हम स तमाम लोगों के लिए एक बेहद मानाखेज़ बातें हैं और मुफ़ीद बातें हैं। एक और चीज़ हम लोग आपसे जानना चाहेंगे जो एक आम सामाईन के लिए और नाज़रीन के लिए कि बेहतरीन अफ़साने या बेहतरीन नॉवेल लिखने के लिए क्या खूबियाँ होनी चाहिए उनमें? और क्या सिफ़ात होनी चाहिए? क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे एक बेहतरीन फ़नपार सामने आ सके? जी जी जी। ये बहुत खूब सवाल है आपका। इसमें देखिए, मैं जो अपने शागिर्दों को भी मैं समझाता हूँ कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। आपकी आंखें खुली होनी चाहिए और जहन वसी होना चाहिए कि आप जो जी, कुछ देख रहे हैं जी, उसकी इल्लत पे गौर कीजिए। जो जी, हुआ सो हो गया, लेकिन वो क्यों हुआ और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, जी, उस पे ज़्यादा गौर कीजिए। तो तब आप में कहानी या अफ़साना लिखने का एक अंदाज़ डेवलप होगा। मसलन रास्ता चलते में बहुत से आपने भी देखा होगा, सभी देखते हैं, रोज़ कोई एक ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। जी, अब जी, वो एक्सीडेंट जो होता है, जितने भी लोगों ने देखा, वो घर जाके उसको, सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग कन्वे करते होंगे, यकीनन अपने दोस्तों से शेयर करते होंगे
या अपने घर वालों को बताते होंगे कि आज ऐसा एक्सीडेंट हो गया, एक साइकिल वाला कुचल गया, ये वो। अब जी, जी। सबने अपने अपने अंदाज से उसको कन्वे किया। कोई रिक्शा तांगे वाला है तो उसने उसकी जबान अलग होगी, उसने अपने बच्चों को समझाया होगा किसी और अंदाज में। कोई जी, पढ़ा लिखा है, उसने किसी और अंदाज में समझाया होगा, लेकिन सबका अंदाज अलग अलग होता है। एक अफसाना निगार या तख्लीककार, उसका अंदाज बिल्कुल ही अलग होगा। वो जी। सरसरी तौर पे उस एक्सीडेंट को ऐसे ही नहीं कन्वे कर देगा, वो उसके बारे में बयान करेगा क्या ऐसा हुआ, क्यों, साइकिल वाले की गलती थी या ट्रक वाले की गलती थी या उस कार वाले की गलती थी जो रॉन्ग साइड लेके आ गया। अब ये अलग अलग चीजें, तो अफसाना निगार उसके पहलुओं पे गौर करता है, तब वो कहानी को अलग अलग परतों में पेश करता है। तो ये तो हो गई उसकी बात। अब इसमें जबान का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी जबान अच्छी है, आपको कुदरत है जबान पे, तो आप उसको कन्वे कर सकते हैं बहुत अच्छे अंदाज में। अब किरदार, जो भी किरदार आप देख रहे हैं, उस किरदार को बहुत सच्चे अंदाज से बयान करने का एक मुखलिस तरीका ये होता है कि आप उसकी जबान में मकालमे कहें। जी, मसलन अगर कोई बिल्कुल मजदूर आदमी है तो उसकी जबान में गालिब की जबान तो नहीं होगी, बिल्कुल उसकी नहीं। जबान वही होगी जो वो रोजमर्रा बोलता है। तो उसके डायलॉग्स में उस अंदाज में होना चाहिए, वो फसी और बलीग जबान नहीं इस्तेमाल करेगी। तो मैं ये जी, कहता हूँ अपने शागिर्दों से कि देखिए, जब भी अफसाने में कोई किरदार आप लाएं तो किरदार की पहले स्टडी करिए। वो किरदार कौन है, किसी खास इलाके से है। अगर वो किसी मसलन कोई पहाड़ी इलाके का है तो उसमें वो शाको सा और साको शाह जरूर बोलेगा, सलाम शाह बोलेगा। जी, या इसी तरह का किसी और इलाके का है तो उसका, या बहुत सारे इलाकों में ये होता है कि तज़कीर और तानीस का फ़र्क नहीं होता है। और हर अफ़साना निगार ये करता है कि अपने अफ़साने में कहीं न कहीं उसका अपना ज़ाती तजुर्बा ज़रूर शामिल शामिल होता होता है। है जी, कहीं न कहीं। जी, जी, जी। तो तो मेरे भी अफ़सानों में ये है कि मैं इनमें अपना तजुर्बा ज़रूर ले लेता हूँ। जी। जी, जी, जी। बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन बातें आप बता रहे हैं। लेकिन अब हम लोग गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। गर्चे कि बहुत वक़्त हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे फिर और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 एफएम का लिटरेचर एंड कल्चर शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 एफएम और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में, जहां हम जानते हैं दुनिया की मशहूर इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की दिलचस्प कहानियां और उन अहम हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ तारीख का रुख बदल दिया बल्कि पूरी दुनिया की सोच, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तहजीब को एक नई दिशा दी। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक ऐसी इन्वेंशन जिसने कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन और स्पेस रिसर्च की दुनिया ही बदल दी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसानों के जरिए बनाया गया एक ऐसा मशीन है जो अर्थ या किसी दूसरे प्लैनेट के गिर्द एक मुकर्ररा ऑर्बिट में घूमता है। इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन, साइंटिफिक रिसर्च और अर्थ ऑब्जर्वेशन जैसे कई अहम कामों के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने का ख्याल कैसे आया?
20th सेंचुरी के शुरू में साइंटिस्ट्स ने सोचा कि अगर कोई मशीन अर्थ के गिर्द लगातार घूम सके तो वो स्पेस से तस्वीरें भेज सकती है, वेदर की जानकारी दे सकती है और दुनिया भर में सिग्नल्स पहुंचा सकती है। इस ख्याल को हकीकत बनाया सर्गेई कोरोलीव और उनकी टीम ने। फिर 4 अक्टूबर 1957 को उस वक्त के सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 कामयाबी के साथ लॉन्च किया। ये सैटेलाइट 58 सेंटीमीटर का था और इसका वजन करीब 83.6 किलोग्राम था। इसने रेडियो सिग्नल्स भेजकर ये साबित कर दिया कि इंसान स्पेस में सैटेलाइट भेज सकता है। इस सफलता के बाद स्पेस एज की शुरुआत हुई। आज हजारों सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं। आप जब मोबाइल पर जीपीएस यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब के पीछे सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत ने भी स्पेस टेक्नोलॉजी में शानदार तरक्की की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने कम्युनिकेशन, नेविगेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए कई सफल सैटेलाइट्स लॉन्च की है। आज भारत स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया की अग्रणी शक्तियों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि मॉडर्न दुनिया को जोड़ने वाला एक अनमोल इन्वेंशन है। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आरजे उबैद को दीजिए इजाजत। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारा इस अदबी और सकाफती प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रोफेसर ग़ियासुर रहमान साहब, जो अफसाना निगारी और अफसाने की को कैसे लिखा जाए और उनमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं। जाते जाते मैं आपसे एक और भी चीज़ें जानना चाहता हूँ, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त भी नहीं दे रहा है। मैं पशोपस में मुब्तला हूँ कि क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपके अफसाने के मौज़ूआत हैं, तो वो अफसाने के मौज़ूआत ज़्यादातर क्या होते हैं आपके? मुख्तसरन अगर आप बताना चाहेंगे तो। देखिए, ऐसा तो कुछ ख़ास नहीं कह सकता मैं कि मौज़ूआत क्या होते हैं। मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कोशिश की है लिखने की, और मौज़ू कोई पहले से ज़हन में नहीं होता है। जब भी जी। कोई मौज़ू या कोई वाक़या, कोई ऐसी सिचुएशन सामने आती है, तो मैं उस पे कलम उठाने की कोशिश करता हूँ। तो मौज़ूआत तो डिफरेंट हैं, बहुत सारे मौज़ूआत हैं, मैं ये कह नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ मेरे अफ़सानों ने ज़्यादा, मैं कोशिश डिलिबरेटली ये कोशिश करता हूँ कि जी। इंसानी नफ्सियात को मैं प्रेफ़र करूँ। जी, जी, जी। नफ्सियात आप पे मैं तनक़ीदकारों ने ये आपकी इन खूबियों की तरफ रोशनी डाला है। अच्छा जी। तो इंसानी नफ्सियात मेरा मौजू रहा है, दिलचस्प मौजू रहा है, और ख़ास तौर से बच्चे की नफ्सियात पे मैंने बहुत काम किया है, और जी, जी। बच्चे पे लिखना या बच्चे की किरदार निगारी करना मुझे बेहद पसंद है। यही वजह है कि मेरे मोस्ट ऑल जितने भी अफसाने हैं, जितने नॉवेल हैं, उसमें कहीं न कहीं एक बच्चे का किरदार ज़रूर होता है। तो उसमें बच्चे के बारे में लिखने या बच्चे के किरदार को निखारने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत लुत्फ़ आता है। तो मासूमियत बच्चे की, उसके बहुत प्यारी-प्यारी बोली अपनी तुतली ज़बान में, या वो उसका जो अंदाज़ है
रोने का या इठलाने का या जिद करने का, वो मुझे बेहद अट्रैक्ट करता है, पसंद आता है, और मैं उसको अपने अफसानों में कहीं ना कहीं जगह देने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो मेरा यह है कि मौजू मेरा पहले से कोई मुतय्यन नहीं होता है। जी कभी भी कोई भी मसलन कोई मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक ज़ईफ़ बुढ़िया बैठी हुई भीख मांग रही है। अब यही जी कि वो क्यों भीख मांग रही है? जी क्या उसकी ज़िंदगी में उसकी औलाद नहीं रही होगी, या उसने कोई ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं देखी? तो उस पे एक सिलसिला शुरू हो जाता है उसके अंदर घुसने का, खोज करने का कि इसका ताल्लुक कहाँ से था, क्या? तो इस तरह बहुत सारे किरदार ऐसे भी होते हैं, और सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि मैंने परिंदों पे भी लिखा है, परिंदों की नफ्सियात, कीड़े मकोड़ों पे लिखा है, चींटी जैसी मामूली चीज़ मेरा किरदार बनी है अफ़साने का। और दूसरे जानवर भी मेरे किरदार बने हैं। तो उनकी जी नफ्सियात पे बयान करने का मुझे बहुत शौक भी है और जी मज़ा भी आता है। तो मैंने इंसानों की नफ्सियात के साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी, जो पेट है, कुत्ते हैं, गधा है, या इस तरह चीज़ों को, लेकिन वो ऐसा नहीं लगा कि वो कोई असातीरी किरदार हों, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के, और कहीं वो रोजमर्रा की ऐसे नहीं लगे कि वो इंसानों के साथ में ही, कि कुत्ते से उसके मालिक का रवैया कैसा है। तो ये मैंने अफ़साने में शामिल किया। या 2 परिंदे हैं, किबरेट मेरी एक कहानी थी, लिखी थी मैंने, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उसमें वो किरदार हैं 2 परिंदे। अब वो परिंदे कैसे हैं, उनका क्या नफ्सियात है, उसको मैंने डेवलप किया है, और लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो जी जी मौज़ू कोई ख़ास नहीं होता है मेरे पास में, लेकिन किसी मख़सूस मौज़ू पे, हाँ, अगर कोई फ़रमाइश कहीं से होती है, मसलन आजकल एक प्लेटफ़ॉर्म है अफ़साना, बज़्म अफ़साना, जी बहुत बड़ा अफ़साने का प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत अच्छे उसमें अफ़साने आ रहे हैं, और मौजूदा जी दौर के मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा अफ़साना का प्लेटफ़ॉर्म है। उस पे जी मैंने बहुत सारे अफ़साने लिखे भी हैं, पढ़े भी हैं, बहुत सारे अफ़सानों पे तबसरा भी किया है। तो जी जी यकीनन ऐसे अगर वो प्लेटफ़ॉर्म हो और भी हो, तो इससे आगे तकलीफ को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको, उसके फ़न को निखारा जा सकता है। एक आलमी अफ़साना फ़ोरम है, जिसमें दुनिया के तमाम अफ़साना निगार उस पे जुड़े हुए हैं, और बड़े अफ़साने उसमें आते हैं। तो वो भी एक बड़ा फ़ोरम है। तो उससे मैं भी मुंसलिक हूँ, उस पे बहुत सारे अफ़साने मेरे शाये भी हुए हैं, और मैंने लोगों के अफ़साने पढ़े, जिसमें एक आलमी अदब पे हमारी नज़र जाती है। जी तो जी इस तरह, और ख़ास तौर से जी जो दूसरी ज़बानों का अदब है, उसको भी है। तो जी हम ही जी हम हैं तो क्या हम हैं। तो इसमें आप मैं नौजवानों को ये कहना भी चाहूँगा कि आप को पढ़िए, सिवाय इसके कि अपने लिखे और अपनी कहानी पे, आमतौर से हो ये है कि हर शख्स को तारीफ़ तो पसंद है, और हर जी बड़े से बड़ा अफ़साना निगार या कोई भी फ़नकार है, वो तारीफ़ करता है, वो चाली भी क्यों ना हो। तो वो तारीफ़ जब तक ना हो, तो वो उसके फ़न में निखार नहीं है। लेकिन ये बात है कि कुछ लोग सिर्फ़ तारीफ़ के भूखे नहीं होते, बल्कि वो अपने फ़न को निखारना चाहते हैं। तो मैं ये नौजवानों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि सिर्फ़ आप तारीफ़ मत कीजिए, आप दूसरे अफ़साना जी जी निगारों को पढ़िए, और उसके जी देखिए उनके फ़न में क्या खूबियाँ हैं, जो आप ले जी सकते हैं। और बिल्कुल यानी कमतर अफ़साने उन्हें भी उन्हें देखिए कि आप उनमें कमियाँ क्या है, जी तो उस पे आपके हम्म तो यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा था। अब एक बात और, मैं जैसे आपने एक सवाल में कहा था, बड़ा अफ़साना क्या होता है? बड़ा अफ़साना होता ये है कि जब अफ़साने की ख़ुसूसियत या खूबी ये होती है कि अफ़साना पढ़ लिया जाए। ये जी ना हो जी कि पैराग्राफ पढ़े तो उकताहट महसूस हो, लोग हट जी जाते हैं, अरे क्या बकवास लिखी। तो उसमें आपकी ज़बान, आपका मौज़ू, आपका अंदाज़े बयान, ये सारी चीज़ें बहुत पुरकशिश होनी चाहिए तो ये होना चाहिए। अफ़साना की बड़ी खूबी ये है कि अफ़साना तस्लीम हो जाए, पढ़ने वाले को मजबूर कर दे कि ख़त्म तक पहुँचे, उसके अख्ताताम तक पहुँचे।
फिर दूसरा जी ये है, बड़े अफसाने की खूबी ये होती है कि ऑन पेपर वो अफसाना तो खत्म हो जाता है, जी लेकिन कारी के जहन में फिर वो अफसाना शुरू होता है, जहाँ खत्म हो जी, उसका वहीं से तासुर अफसाना कायम शुरू हो होता जाता है। है। जी तो वो यानी खत्म आखिर नहीं होता है, खत्म के बाद में भी वो अफसाना शुरू होता है, और यही बहुत कामयाब अफसाने की खूबी होती है। अब मंटो के जितने जी अफसाने हैं वो वहां से शुरू होते हैं जहां वो खत्म होते हैं। तो मसलन जी मंटो का एक छोटा सा अफसाना है, हतक। हतक जी अफसाना खत्म होता है, वहीं पे अफसाना शुरू होता है कारी के जहन में। अब वो फिर सोचता है कि जी उस औरत का क्या हुआ होगा जी जिसने उस कॉलोनी में, या जिसे चाल कहते हैं बम्बैया जबान में, तो चाल में जी जी जिंदगी गुजार रही थी, और उसके साथ में एक किसी इंसान ने बदतमीजी कर दी, वो रो धो के पूरे कॉलोनी को सर पे उठा ली थी। लेकिन एक मर्द दूसरा आता है, जो जान पहचान उसका रोना देख के आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ, उसको समझाता है। वो बताती है कि देखो फलां शख्स ने, मैं ऐसे नहीं हूँ, उसने मुझे जी बिल्कुल किरदार समझा और ये कर लिया वो कर ली। तो ये जो है वो बहुत समझा कि नहीं नहीं, तो बहुत पाक दामन हो, अच्छी हो, नहीं अब रोना करो। उसके आंसू आंसू पोंछता है, फिर उसको कमरे में ले जाता है, और फिर जो कुछ करना हो। अब यहाँ जी पे वो मुतमईन हो जाती है, यहाँ पे कहानी जी खत्म तो हो गई, लेकिन कहानी कारी के जहन में शुरू हो जाती है। औरत जी जिसके साथ में अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसको आसमान सर पे उठा लेती है, लेकिन कोई उसकी जी मर्जी से करने के बाद में उससे जो चाहे कर ले तो वो उसके लिए रजामंद हो जाती है। तो ये मंटो का अफसाना था जो मैंने बयान किया। इसी तरह हर अफसाने की खूबी, बड़े अफसाने की खूबी ये होती है कि ऑन पेपर वो खत्म होता, वो दिखाई देता है, लेकिन वहीं से फिर अफसाना शुरू होता है। जब तक ये खूबी नहीं होगी तो बड़ा अफसाना हरगिज हरगिज नहीं होगा। जी 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 जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आप आपने बेहतरीन गुफ्तगू की और अच्छे अफ़साने की क्या खूबी होनी चाहिए और कि उनकी क्या सिफ़ात होनी चाहिए जो अफ़साने को अफ़साना पढ़ा जाए और अफ़साना पढ़ने के बाद एक तासुर कायम हो सके। लेकिन मेरे पास अब हमारे पास वक़्त की बहुत कमी है चूँकि हम लोग और ब प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी अच्छा खासा लंबा हो चुका है। तो बस एक सवाल और आपसे मैं जान चाहता हूँ वो ये कि आप जी ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी शख्सियत एक ब्रॉडकास्टर की भी है और आप डिजिटल मीडिया से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अफ़साना इस डिजिटल मीडिया के दौर में उसकी तरोीज व इशाअत में कितना मुआविन हो सकती है? ये अफ़साने के तरोीज व इशाअत में ये डिजिटल मीडिया किस तरह का रोल अदा कर सकता है? जी जी, देखिए ये मौजूदा दौर का तकाजा है, और हर दौर में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, और ये एक बिल्कुल जैसे हिंदी में कहते हैं अनिवार्य है, जी, नागुज़ीर है। जित उस चेंज को हम रोक नहीं सकते, वो चेंजेस आते हैं, ज़िंदगी में भी जी, आते हैं। बच्चा लड़कपन में जाता है, लड़कपन से जवानी में जाता है, जवानी से अधेड़पन में जाता है, फिर बुढ़ापा जी, जी, हो जाता है, उसके बाद में फिर तो यही हर ज़माने में रहा है। अब जी, डिजिटल मीडिया आने से अफ़साने में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। जी, उसकी वजह ये है कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म, जैसे मेरे कि एक इस वक़्त डिजिटल मीडिया पे, नेट पे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं, जहाँ पे अफ़साने की आबियारी हो रही है, जी, अफ़साने दिखाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सुनाया जा सुने जा रहे हैं। जी, जी, अब जैसे आज ही का देख लीजिए आप, ये डिजिटल मीडिया की देन है कि जिससे मेरे सामने आप हैं और मैं आपके सामने हूँ, और मैं बयान पे जी, सुन लिया जाता तो कोई वो जी, नहीं था। तो इससे अफ़साने की तरक्की हो रही है, ना कि तनज़्ज़ुली। तो हर दौर में जी। ये रहा है, और ये डिजिटल मीडिया से या जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उससे अफ़साने को बहुत ज़्यादा अ, तरक्की मिली है। नए लिखने वालों को सर आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, नए लिखने वालों के लिए बहुत सारी बातें तो दौरान गुफ्तगू आ गई हैं। जी, नए लिखने वालों को सिर्फ़ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा बहुत अदब के साथ में, किसी की
तज़हीक नहीं, बल्कि उनकी तारीफ में कहना चाहूँगा कि लिखना बहुत अच्छी चीज़ है। आप लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस जारी रखिए, लिखना कभी कम ना कीजिए, किसी की तारीफ से या किसी की बुराई से मुतासिर ना होइए। जी तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी कोई मशवरा देता है या बुराई कर देता है तो उससे नाला न हो, इसलिए कि वो भी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बात जी ये कि तनकीद या तनकीद से मुतासिर नहीं होना चाहिए, तारीफ से भी बहुत ज्यादा मुतासिर ना होना, ये खूबी होती है अफसाने नगार। तो ये दूसरा ये कि आप अपनी जबान पे जोर दीजिए, जबान को मजबूत कीजिए। तीसरी जी बात ये है कि आप अपने आप ही को उस्ताद न समझिए। जी जो बड़े बड़े असातिज़ा हैं उन्होंने नहीं समझा, इसलिए अक्ल कुल्स नहीं, कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है। तो सीखने सिखाने का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। तो जी जी सर दूसरों को पढ़िए, सीखिए, और ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि अपनी आंखें और जहन खुला रखिए, देखिए जो कुछ सामने आ रहा है, और उसको फिर अपने कलम में या अपने कलम के ज़ोर से इजहार करने की कोशिश करिए। और जब इजहार जी कैसे होगा, इजहार के लिए आप अंदाज इख्तियार करिए कि अंदाज क्या होना चाहिए। हर अफसाना निगार का जी अपना रंग, अपना अंदाज अलग होता है। आप भी अपना जी रंग, अपना अंदाज अलग इख्तियार करने की कोशिश करिए, तो आपकी शनाख्त होगी। नहीं तो फिर आप चरबा कहलाएंगे। तो किसी भी अफसाना निगार के रंग में लेने की कोशिश ना कीजिए। हाँ, पढ़िए ज़रूर, इससे कुछ सीखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये मेरे जी नए अफसाना निगारों के लिए, हाँ, बस इस पे मैं ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि आप लिखने से ज़्यादा पढ़िए। जी जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत ही मुफ़ीद मशवरे हैं नौजवान लिखने वालों के लिए और जो लोग भी ख़ुसूसी तौर पर अफ़साना लिखने की तरफ मरग़ूब हो रहे हैं और उनका शौक़ अगर है अफ़साना लिखने के, तो आपके ये मशवरे ज़रूर उनके कारआमद साबित होंगे। तो सर एक मर्तबा फिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इन तमाम ख़यालात के लिए, ज़र्रीन ख़यालात के लिए और जामे अंदाज़ में गुफ्तगू करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुशना अजीज़ को ये ज़र्रा नवाज़ी आपकी, ये मौका दिया आपने कि मैं आपके सामने आ सकूं और फिर आपके ज़रिए और सामाईन तक पहुंच सकूं। जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे प्रोफ़ेसर ग़ियासुर रहमान साहब जो आज हमें ऑनलाइन हमसे जुड़े थे और अदबनामा के इस प्लेटफ़ॉर्म में उन्होंने बेहतरीन गुफ्तगू की। अफ़साने की शुरुआत उन्होंने कैसे की, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि अफ़साने की शुरुआत कैसे की, फिर उसके बाद अफ़साने के मौज़ूआत उनके ज़हन में फिर कैसे आते हैं। फिर उसके बाद अफ़साने में क्या की खूबियाँ क्या होनी चाहिए कि वो क़ारी के एक पढ़ता चला जाए और पढ़ने के बाद फिर एक तासुर कायम हो और उस पर वो सोचता रहे, उन कैरेक्टर, उन ख़यालात के बारे में सोचता रहे। फिर उन्होंने हम नौजवान लिखने वालों को भी मशवरा दिया है कि जब आप किसी अफ़साने को लिखें तो आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। आइंदा फिर किसी और मेहमान के साथ और फिर किसी एक और नक्काद और किसी और फ़िक्शन निगार से आपको रूबरू कराएँगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to Adabnama on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।